ये मैं आप सब लोगों को कहूँगी, रिगार्डलेस ऑफ नोइंग कि आप HR, लेट्स से कि आपने स्ट्रेटेजिक HR आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, लेट्स थिंक अबाउट इट, ठीक है, तब भी रिगार्डलेस ऑफ इट वेदर यू कैन इम्प्लीमेंट इट और कैन नॉट इम्प्लीमेंट इट, एक बात अपने बांध लें, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करें उस ऑर्गेनाइजेशन के मेन बिजनेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप ट्रेडिशनल HR चलाएं, अगर ट्रेडिशनल HR को भी अच्छे तरीके से चलाना है तो जितनी आपकी बिज़नेस नॉलेज अच्छी होगी उतना ज़्यादा आप HR अच्छी तरह से करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, छोड़ें एक तरफ रखें ऑर्गेनाइजेशन को, पहले पर्सनल ग्रोथ के ऊपर बात करें। आपकी पर्सनल ग्रोथ ये है कि आप जिस जगह पर काम कर रहे हैं उसके बारे में लर्न करें, हाउ डू दे मेक मनी, थोड़ा दिमाग खुलता है उससे, ठीक है। अंडरस्टैंड व्हाट आर डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स ऑफ दैट। एक होता है अपने शोबे के बारे में जानना, HR के बारे में जानना, एक होती है बात कि आपको जनरल नॉलेज ऑफ बिजनेस होना चाहिए। आप लोग सारे प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेशनल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यू शुड ऑलवेज थिंक एंड अंडरस्टैंड कि एक बंदा जब मुंह खोलता है ना तो उससे पता चलता है कि वो कितना जानता है। तो जानने के लिए क्या ज़रूरी है और उसके क्या क्या सोर्सेज हैं। आप किताब पढ़ सकते हैं, आप गूगल कर सकते हैं, लेकिन उन सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन, बुक्स आपको बिल्कुल एक और दूसरा जहान है। मैं कहती हूँ सबसे जितनी ज़्यादा पढ़ सकते हैं उतनी पढ़ें, और कोशिश करें कि हर लैंग्वेज की बुक पढ़ें, उर्दू भी पढ़ें, इंग्लिश भी पढ़ें, हर तरह की बुक पढ़ें, फ़िक्शन भी पढ़ें। फ़िक्शन भी बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए, सिर्फ नॉन फिक्शन पढ़ना ज़रूरी नहीं है। और अगर आप फ़िक्शन पढ़ते हैं तो नॉन फिक्शन भी पढ़ें, सिर्फ कहानियाँ पढ़ने से भी कुछ नहीं होता। सो पढ़ने की आदत डालें। पढ़ने की आदत तो एक चीज़ है, साथ साथ ऑब्ज़र्व करें, जहाँ पर काम कर रहे हैं उसके बारे में जनरल नॉलेज रखें। आपको ये पता होना चाहिए कि सेल्स के लोग क्या काम करते हैं, आखिर वो करते क्या हैं बैठ के, उनका हाउ डू दे स्पेंड देयर डे। अगर मैं आज आपसे पूछूं कि आपके पास कोई पोजीशन ओपन है जिस पर आप हायरिंग कर रही हैं अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव की, क्या आप किसी भी पर्सन को ये समझा सकते हैं कि अकाउंट एग्जीक्यूटिव एग्जैक्टली क्या जॉब करता है? ये आपको अगर टू द डॉट पता है, JD नहीं। JD तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि हमने समझाने के लिए बताया हुआ है कि अच्छा मोटे मोटे आपने जॉब कर। उसका एक मेरे सर को सवाल करे कि अकाउंट एग्जीक्यूटिव का हाउ डज़ अ वन डे लुक लाइक, क्या करता है वो एक दिन में बैठ करके? सुबह 9 बजे जब आता है और 5 बजे जब वो वापस जाता है, तो वो सारे दिन के अंदर क्या एक्टिविटीज़ करता है? JD तो होलिस्टिकली जॉब है ना, कि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये, लेकिन उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो सारे दिन में कौन कौन से टास्क परफॉर्म करके अंजाम देता है ये पता होना आपको चाहिए। परफॉर्मेंस सिस्टम तभी बनाएंगे, आप परफॉर्मेंस सिस्टम डिज़ाइन करना, समझना, KPIs डिफ़ाइन करना, ये सब कुछ तब कर सकेंगे जब आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी जॉब्स हैं उसकी डिटेल्स पता हों कि लोग कैसे अपना टाइम स्पेंड करते हैं। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो स्ट्रेटेजिक HR तो बहुत दूर की बात है। इंसान का दिमाग खुलता है अगर वो चीज़ों को ऑब्ज़र्व करे, समझे और अपनी डोमेन से बाहर जा कर के चीज़ों को, हर चीज़ जा कर के किसी से लंबी चौड़ी सवालात और वो करने की ज़रूरत नहीं होती। बाज़ औक़ात लोग सिखाते हैं, बाज़ औक़ात कहते हैं आज टाइम नहीं है, बाद में बात कर लें। ऑब्ज़र्व व्हाट डू दे डू। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई गेम्स देखते हैं किसी भी किस्म का, क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट देखते हैं, TV पे कोई देखते हैं गेम, कोई सा भी स्पोर्ट्स, क्रिकेट, कितने लोग क्रिकेट देखते हैं? ठीक है। फुटबॉल कैसे खेलते हैं? फुटबॉल की स्कोरिंग कैसे होती है? स्क्वॉश कैसे खेलते हैं? स्क्वॉश की स्कोरिंग कैसे होती है? चेस कैसे खेलते हैं? कैसे स्कोरिंग होती है? ये वो नॉलेज है जो कि पता होनी चाहिए। इसी तरीके से एक ज़रूरी नहीं है कि आप वो गेम खुद खेलें। क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट को देख देख के पता चल गया है ना कैसे स्कोरिंग होती है। अब आपको पता चल गया होगा कि लेग बिफोर विकेट क्या होती है, कौन से एंगल को क्या कहते हैं, जब छक्का मारते तो क्या कहते हैं, उसका इशारा क्या होता है, एंड सो फोर्थ। पता होता है ना कि आप लोग सारे क्रिकेटर हैं? नहीं है ना?
कैसे सीखा है और उससे क्या आपको पता चला है? स्कोरिंग के साथ साथ उसकी लैंग्वेज क्या है, क्या लैंग्वेज क्रिकेट में इस्तेमाल होती है। क्रिकेट में बैट्स पर्सन होता है और बॉलर होता है, गोल कीपर नहीं होता, विकेट कीपर होता है। छोटी छोटी है ना बातें। विकेट कीपर जब कैच पकड़ता है तो उस लैंग्वेज को कुछ और कहते हैं, जब अगर उसका वो LBW होता है तो उसका क्या मतलब होता है, ठीक है, नो बॉल का क्या मतलब होता है। ये वर्ड्स जो हैं ये लैंग्वेज है ना क्रिकेट की। कैसे पता चली है? ऑब्जर्वेशन है ना, गेम देख रहे होते हैं, पता चल जाता है सुनते सुनते कमेंट्री, ठीक है। तो जब आप मुख्तलिफ़ चीज़ों की बारे में सुनेंगे, उनके पास बैठेंगे, उनसे बातें करेंगे, उनसे दोस्ती होंगी, तो आप देखिए गैर महसूस तौर पर आप उनकी जो लैंग्वेज होंगी उसको अंडरस्टैंड करना शुरू हो जाएंगे। जब आप अपने बिज़नेस में हैं, जहाँ पर जॉब कर रहे हैं, जब आप HR के अलावा लोगों से बैठेंगे तो आपको उनकी लैंग्वेज का अंदाज़ा हो। फाइनेंस किस लैंग्वेज में बात कर रहा होता है, प्रोक्योरमेंट क्या बातें कर रहे होते हैं, किस चीज़, क्या उनके मेजर इश्यूज़ हैं। अगर आप लोग अपनी ज़िंदगी में सिर्फ ये मेजर चेंज भी ले आते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग बिजनेस। व्हेन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग बिजनेस फ्रॉम दैट एंगल, तो फिर आपको ये समझ आएगा कि अच्छा HR किस चीज़ में उनकी हेल्प कर सकता है। और छोड़ दें HR किस चीज़ में हेल्प करता है, आपको आपकी इंटरव्यूइंग स्किल्स बेहतर हो जाएंगी। क्योंकि जब आपको पता होगा कि आप किस जॉब के लिए इंटरव्यू कर रहे हैं और उस जॉब का सब कुछ आपको पता होगा, तो यू विल बी एबल टू असेस कि ये पर्सन जो बैठा हुआ है क्या ये रेलेवेंट है भी या ये बस गोलियां मार है। इसी तरीके से जब आप उसके परफॉर्मेंस अप्रेजल्स देख रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा उसने अगर ये लिखा हुआ है कि आई विल इम्प्रूव द डेज फॉर पेएबल, तो उसका मतलब है क्या। सो आपको ये एक CV को पढ़ना कैसे आए। सारे CVs, जिसको नहीं आता उसको सारे CVs एक जैसे लगेंगे। हर एक में समरी लिखी हुई होती है या ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ होता है, क्वालिफिकेशन सब में लिखी होती है, एक्सपीरियंस सब में लिखा हुआ होता है। हाउ वुड यू नो कि जो उसने एक्सपीरियंस लिखा है ये वाकतन सही एक्सपीरियंस लिखा हुआ है या उसने कहीं से कॉपी पेस्ट किया हुआ है। अगर आपको अपने बिजनेस का ठीक तरीके से पता होगा तो आपको फ़ौरन पता लगेगा यार ये इसने कहीं इंटरनेट से कॉपी करके लिखा हुआ है, ठीक है। सो आपने अपनी स्किल इम्प्रूव करने के लिए भी स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन बिजनेस। अगर HR इम्प्रूव करना है तो पहले बिजनेस को समझें, ठीक है। वंस यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग बिजनेस, देन नेक्स्ट स्टेप इज स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग हाउ बिजनेस मेक्स मनी, देन स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग हाउ HR कैन हेल्प बिजनेस इन मेकिंग मनी, ठीक है। अगर वो प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस, और अगर प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस नहीं है, नॉन फॉर प्रॉफिट ओरिएंटेड है, देन यू विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द प्रिंसिपल्स, what is the impact that this organization create and how HR can help in it, ठीक है। सो ये कुछ ऐसे वो चीज़ें हैं जो कि जब आप अपने आप को ग्रो करना शुरू करेंगे तो फिर आपको ये जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं इट विल स्टार्ट मेकिंग मोर सेंस टू यू। सो पब्लिक सेक्टर जो है वो पैसे नहीं बनाता, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर की जितनी स्ट्रैटेजी होती है वो पीपल डेवलपमेंट की होती है या इम्पैक्ट की होती है कि वो कितना इम्पैक्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका पॉवर्टी एलिवेशन का कोई डिपार्टमेंट है तो वो ये कैलकुलेट करेंगे कि भाई हमने कितने हाउस होल्ड्स को इम्प्रूव करना है। उनका सारा जो टारगेट होगा वो नंबर ऑफ़ हाउस होल्ड, नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ इम्पैक्टेड पर होगा। तो HR ये करेगा कि जो परफॉर्मेंस अप्रेजल्स, फॉर एग्जांपल परफॉर्मेंस सिस्टम डिज़ाइन होना है, अगर आपको ये पता ही नहीं है कि बिज़नेस के लिए कौन से इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं तो आप लोगों को भी उस पर नहीं गेज कर सकेंगे। फिर आप यही गेज करेंगे कि अटेंडेंस सही थी, रवैया ठीक था, कपड़े ठीक पहन के आता था, सो एंड सो फोर्थ। लेकिन अगर आपको ये पता होगा कि मेरी कंपनी जो है वो अपने बिज़नेस के कौन से इंडिकेटर्स को इम्प्रूव करना चाहती है या कौन से इंडिकेटर्स मेरे बिज़नेस के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप वो परफॉर्मेंस सिस्टम में भी मेजर करना शुरू हो जाएंगे, ठीक। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी ही केस की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि जो आपका ओन्ड स्कूल्स या कॉलेजेस हैं वो क्या मेजर करता है अपने बिज़नेस के लिए। सो बेसिक कॉस्ट उनकी क्या है, हाउ डू दे मेक मनी, बाय टेकिंग फ़ी के साथ कॉस्ट का क्या रिलेशनशिप है, किस बेस के ऊपर एक सेक्शन से दूसरा सेक्शन बनना का डिसीजन होता है, किस बेस के ऊपर नंबर ऑफ़ टीचर्स हायर होते हैं, वर्कलोड कैसे कैलकुलेट होता है,
टाइम टेबल कैसे बनता है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें आपको पता होगी तो आपको ये पता चलेगा कि मतलब अगर स्ट्रेटेजिक एचआर की मैं बात करूँ तो एक एग्जांपल देती हूँ छोटी सी, कि अगर आप एज अ स्ट्रेटेजिक एचआर ऑपरेशन काम कर रहे हैं तो यू विल क्वेश्चन कि ये 15 टीचर्स फॉर एग्जांपल हैं, इसमें से ये 3-4 टीचर्स हैं, इनका वर्कलोड नहीं है, दैट्स कॉस्टिंग यू मनी एज एन ऑर्गेनाइजेशन। इनको आप कुछ और या तो वर्कलोड दें या इनसे कोई और काम करवाएं, ठीक। या फिर आप कहेंगे कि ये टीचर्स का वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, सेक्शन में डिवाइड करें, ठीक। या फिर ये आप बात कर सकेंगे कि जी सेक्शन और वर्कलोड है लेकिन आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग रही है। कॉस्ट इसलिए लग रही है कि टीचर्स बहुत ज़्यादा टर्नओवर हो रहा है, तो जाने वाली टीचर 25,000 की होती है, आने वाली टीचर 30,000 पर रखना पड़ती है, तो फिर आप टर्नओवर पे काम करना शुरू कर सकेंगे। तो यू विल अंडरस्टैंड कि असल प्रॉब्लम्स हैं क्या जिसके ऊपर काम करना है। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि कहाँ पर आपकी पिलफ्रेजेस हो रही हैं, कहाँ पर आपके इश्यूज आ रहे हैं, यू विल नॉट बी एबल टू डिफ़ाइन एनी टारगेट्स फॉर यू। फॉर एग्जांपल आपने डिफ़ाइन करना है कि मैंने टर्नओवर रिड्यूस करना है, ये कैसे डिफ़ाइन करेंगे, कितना रिड्यूस करना है, क्या ये हेल्दी टर्नओवर है? हेल्दी टर्नओवर तो ज़रूरी होता है ना ताकि लोग आते रहें। क्या ये टर्नओवर सही है, नहीं है? क्या लोग यहाँ से जब जाते हैं तो हमारी कंपनी की बुराइयाँ करते हुए जाते हैं? क्या जो लोग बैठे हुए हैं वो सिर्फ डे इन डे आउट करते हैं यहाँ पर, या इंगेज्ड भी हैं? ये सारी चीज़ें तब होंगी जब आपको पता होगा कि बिज़नेस है क्या। तो थोड़ा सा अपने अंदर टटोलें, आर यू एंगेज्ड? क्या आप अपनी जॉब से एंगेज्ड हैं, अपने करियर से एंगेज्ड हैं? अगर आप अपने करियर से एंगेज्ड नहीं हैं तो आप भी बस अटेंडेंस लगा रहे हैं और डे इन डे आउट करके आ जाते हैं। तो सबसे पहले अपने करियर से एंगेज्ड हूँ, फिर ये सोचें कि मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन से एंगेज्ड हूँ, क्या मैं वहाँ पर कोई वैल्यू ऐड कर रहा हूँ या कर रही हूँ। वैल्यू एडिशन क्या होती है? एक जॉब पर 3 लोग रखे हुए हैं, ठीक है, उसमें से एक पर्सन है जब वो जॉब करता है या करती हैं तो उसके काम की वैल्यू ये है कि वो एक तो कंप्लीटेड वर्क है, दूसरे उसके काम को किसी और को दोबारा करना नहीं पड़ता, तीसरे उसके काम के आउटकम से दूसरा बंदा फ़ायदा उठा सकता है, ठीक। सो यानी रीवर्क नहीं होता, आउटकम जो है वो दूसरे बंदे के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, तीसरा ऑन टाइम होता है। दे कैन बी मैनी मोर अदर इंडिकेटर्स एज वेल। अगर आप ये 3 काम नहीं कर रहे हैं और आप बस रात लगा रहे हैं और लॉन्ग सिटिंग भी करनी पड़ रही हैं, फिर भी काम नहीं ख़त्म हो रहा, और आप भी जो है वो, आपके पास क्या इंडिकेटर है कि मैं एंगेज हूँ या नहीं? जब आप ऑफिस से वापस आते हैं तो क्या आप खुश आते हैं? केपीआई का सबसे बड़ा मसला ये है कि केपीआई बनाने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मेरे परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या हैं। मुझे कैसे पता चलता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन या एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, और उसमें से कौन से इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो कि की हैं। सारे परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की नहीं होते, सबसे पहले तो ये। दूसरे बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट ये भी है केपीआईज़ का कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे केपीआईज़ बनाती हैं जो कि एक्टिविटीज़ एक्चुअली हैं, वो केपीआईज़ नहीं हैं। तो जब आप एक्टिविटीज़ और टास्क्स को मेजर कर रहे होंगे तो एट द एंड ऑफ द डे आपको ये नहीं पता चलेगा कि क्या इम्प्रूवमेंट आई है या नहीं आई है, ठीक। इम्प्रूवमेंट जो है वो इंडिकेटर में आती है, एक्टिविटी में नहीं आती। तो बहुत सारे लोगों के जब इंडिकेटर्स लिखे हुए आते हैं तो आप देखते हैं कि इसमें तो ये सारे टास्क लिखे हैं। फॉर एग्जांपल उसने अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट का ही ले रहे हैं तो उसने अपनी बैलेंस जो होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो ऑन टाइम सबमिट करानी। अब अगर उसने अपना केपीआई लिखा हुआ है ऑन टाइम सबमिशन ऑफ बैलेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अब मुझे ये बताएं कि वो या तो 0 होगा या 1 होगा, या तो वो टाइम पर सबमिट होगी या नहीं सबमिट होगा। कोई और इंडिकेटर हो सकता है इसका? नहीं हो सकता ना। तो वो 70% कैसे अचीव होगी, है ना क्वेश्चन। 100% अचीव होगी या 0? उसमें इंडिकेटर्स नहीं है, ठीक है। अगर कोई ये बता देता है कि जी मेरा काम ये है कि मैंने जा कर के 5 मीटिंग्स करनी है, ठीक है। अब 5 मीटिंग्स करना जो है वो एक्टिविटीज़ हैं, इट्स नॉट अ केपीआई।
उस मीटिंग करने से उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, अगर वो मेजर करें तो फिर आपके KPIs हो सकते हैं। सो KPI बनाना भी जो है वो एक आर्ट है। इसीलिए लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको KPI इम्प्लीमेंट किया हुआ है, लेकिन उन्होंने ये ट्रेनिंग ही नहीं दी है कि KPIs कैसे लिखे जाते हैं। और अगर ट्रेनिंग्स दे भी दी हैं तो HR डिपार्टमेंट वापस जा कर के उन KPIs को रिव्यू ही नहीं करता कि ये वाक़तन KPIs ठीक लिखे हुए कि नहीं लिखे हुए। HR ने भी अपना टिक बॉक्स करना होता है कि जी KPIs आ गए हैं सबके बने में। फिर HR ने भी अपना एक टिक बॉक्स करना होता है कि जी हमारे सारे KPI सबमिट हो गए, सारे एवेलुएट हो गए और परफॉर्मेंस अप्रेजल हो गया। ठीक है, तो HR भी बहुत सारी गलतियां कर रहा होता है। सो इम्प्रूवमेंट कब आती है, जब HR भी ये सोचे कि KPIs जो हैं वो ठीक बने हुए आए हैं, जहाँ नहीं ठीक बने हुए वहाँ पर जाकर देखें। और फिर KPI बनने के बाद का प्रोसेस है एक पूरा। KPI बनने के बाद का प्रोसेस ये है कि जा कर के आप देखें कि क्या वाकई इस इंडिकेटर की वजह से कोई आउटकम प्रोड्यूस हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो क्या प्रोसेस चेंज होने की ज़रूरत है। अगर उस प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही तो KPI में इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। और अगर KPI में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही तो फिर आप एम्प्लॉई को 110% कैसे दे सकते हैं। ठीक है, सो कोई भी परफॉर्मेंस सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए भी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव हो, KPI हो, OKR बेस्ड हो, बैलेंस स्कोर कार्ड हो, देयर आर सो मैनी परफॉर्मेंस सिस्टम्स। उन सारे परफॉर्मेंस सिस्टम में से कौन सा चूज़ करना है, इसके लिए भी आपको सबसे पहले ये पता होना ज़रूरी है कि मेरा बिज़नेस है क्या। ठीक है, सो हायरिंग हो, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हो, रिवॉर्ड सिस्टम हो यानी सैलरीज़ का डिज़ाइन हो, या आपने इंगेजमेंट करनी हो, या एम्प्लॉयज़ के कल्चर के ऊपर काम करना हो, तो फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज़ व्हाट इज़ द बिजनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाट कैन HR डू टू इम्प्रूव दैट। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको फॉर एग्ज़ाम्पल अब कहीं पर KPI सिस्टम लगा हुआ और वहाँ वॉर हो गई है, तो दैट मीन्स इट्स एन एक्सटर्नल फैक्टर दैट इज़ इम्पैक्टिंग द परफॉर्मेंस ट्रिमेंडसली। ठीक है, दूसरी कोई कंपनी है जहाँ पर हमारा एक नॉर्मल सिस्टम चल रहा है, महंगाई बढ़ गई है, महंगाई नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, दीज आर नॉर्मल एक्सटर्नल फैक्टर्स। इसके बेस के ऊपर KPIs को रिव्यू ज़रूर होना चाहिए, लेकिन बाकायदा मेजर चेंज नहीं आता। लेकिन मेजर चेंजेस जैसे वॉर है, पेंडेमिक है, ये तो इसने तो पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, जो कि कम्प्लीटली आउट ऑफ योर कंट्रोल है। इन सम केसेस इवन इन्फ्लेशन इज़, फॉर एग्जांपल अभी पाकिस्तान की जो इकनॉमिक हालात चल रहे हैं, इसमें हो सकता है कि organizations are redefining their sales targets, knowing that फॉर एग्ज़ाम्पल अब लग्जरी गुड्स पर इम्पोर्ट पर बैन लग गया हुआ है, तो क्या उसके ऊपर जो भी उसका KPI जिसका इम्पोर्ट्स का बना हुआ होगा उसका KPI वही रहेगा? वो तो सारा चेंज हो जाएगा। वो तो चेंज हो जाएगा। जैसे मैडम केमिकल है, केमिकल की प्राइस एक्सीड हो जाती है, तो हम कहते हैं कि जी आपने इसको 20% पे लेके आना है, लेकिन अब वो 30% बढ़ गई है। हाँ, तो वो फिर इंडिकेटर उसको फिर हम खुद सेट कर सकते हैं कि जी इसको इतने पे हाँ, है। हाँ। या जिस तरह एडमिनिस्ट्रेशन में है कि जी आपने 2% जो है ना एक्सपेंस की डिविएशन होनी चाहिए, तो पर्टेनिंग टू दी इन्फ्लेशन तो उसको भी हम सेट कर सकते हैं, 2.5 तक लेके आ सकते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि ये हर रोज़ नहीं हो रहा होता, इसीलिए KPI सिस्टम के अंदर एक प्रोसेस बिल्टअप होता है फीडबैक का। और वो ये होता है कि आप KPI को किसी एक नॉर्मल फ्रिक्वेंसी के ऊपर रिव्यू करते हैं, क्वार्टरली रिव्यू करते हैं, मंथली रिव्यू करते हैं, किसी भी बेस के ऊपर डिपेंड के ऑर्गेनाइजेशन की स्पीड ऑफ बिजनेस क्या है। अगर मंथली चेंज आ रहा है तो फिर आप मंथली रिव्यू करेंगे, अगर क्वार्टरली रिव्यू कर रहे हैं तो क्वार्टरली रिव्यू करेंगे। देन यू नीड टू रीएडजस्ट कि क्या वो है। लेकिन अगर आप रोज़ चेंज कर रहे हैं तो दैट मीन्स कंपनी की स्ट्रैटेजी हैज़ टू बी रीडिफाइंड एज वेल। ठीक है, सो अब हमने बात की कि जी हमें HR से SHRM में जाने के लिए क्या क्या करना है। सबसे पहले तो ये है कि जी हमने ट्रांसफॉर्म करना है ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को और HR के स्ट्रक्चर को। ठीक है, कैसे करना है वो हम आगे बात करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसीज लेकर के आनी है। अगर आप सारा दिन सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में लगे रहेंगे तो स्ट्रेटेजिक HR नहीं कर सकते। इट इज़ जस्ट एज सिंपल एज दैट। अगर आप सारा दिन सिर्फ इसी में ही लगे रहेंगे कि मैंने फाइलें कैसे मेंटेन करनी है, या मैंने एम्प्लॉयज़ के डाटा को कैसे मेंटेन करना है, या मैंने सारा मेरा पेपर बेस्ड HR है, तो आप स्ट्रेटेजिक काम तो नहीं कर सकेंगे। अगर आपका सारा दिन काम ये है कि बस वो लाइन लगी रहती है और मैं बैठ कर के
उसका डाटा ही लिखता रहता हूँ या साइन लेता रहता हूँ या टाइम मैनेजमेंट ही करता रहता हूँ, तो फिर तो आप स्ट्रेटेजिक नहीं सोच सकते. सो यू हैव टू रीअसाइन कि मैं एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी कैसे लेकर के आऊँ. बिज़नेस और एचआर की स्ट्रैटेजी का लिंक आपस में बनना ज़रूरी है. तो अगर बिज़नेस की ही स्ट्रैटेजी नहीं होगी तो एचआर की स्ट्रैटेजी कैसे बनेगी. सो ऑर्गेनाइजेशंस जो कि एचआर से एसएचआरएम पे मूव करती हैं, इट कैन नॉट बी अ डिसीजन ऑफ द लोएस्ट लेवल ऑफ हायरार्की, इट हैज़ टू ड्राइव फ्रॉम द टॉप. ठीक है, उनको ये डिज़ाइन, हाँ लोएस्ट लेवल ऑफ हायरार्की है, मैं हूँ, आप लोग हैं, हम क्या कर सकते हैं कि हम चेंज क्रिएट कर सकते हैं. हम अपने लाइन मैनेजर्स से उनसे बात कर सकते हैं कि दीज आर टिट्स एंड बेट्स, हम जो चीज़ें ठीक कर सकते हैं उनको करें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी परफॉर्मेंस से दिखाएं कि ये दिस इज़ अ बेटर वे ऑफ डूइंग इट, एंड देन क्रिएट दैट चेंज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. वी मे बी 100% सक्सेसफुल, मे नॉट बी 100%. अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ओनर इज़ नॉट इंटरेस्टेड कि मैं कोई बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाऊँ और टू द nth लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन उसको मेरी स्ट्रैटेजी पता हो, तो यू कांट मेक इट हैपन. बाज़ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं कि जहाँ पर वो चाहते नहीं हैं कि जो स्ट्रैटेजी है वो आखिरी लेवल तक पता हो, चाहते हैं कि वो कॉन्फिडेंशियल रहे स्ट्रैटेजी. क्यों है, सही है या गलत, इससे क़त्ए नज़र ये बात समझें कि आपका कोई एक दायरा इख्तियार है, उस दायरा इख्तियार से बाहर शायद ज़रूरी नहीं है कि आपको हर दफ़ा ही सोचना हो, लेकिन उस सूरत में आपको क्या करना चाहिए, आपको अपनी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर ज़रूर फोकस करना चाहिए. ठीक है. सो इस कोर्स के बाद आपको ये नहीं लग रहा होना चाहिए कि यार मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रेटेजिक एचआरएम अगर नहीं हो सकता तो शायद आई एम एट डिसएडवांटेज. यू आर नॉट. आपके पास एक ऐसी नॉलेज है जिसकी बेस पर एटलीस्ट आप अपना बेहतरी कर सकते हैं, अपने काम को बेहतर कर सकते हैं, और शायद ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपकी वैल्यू एडिशन हो सके. आप अपनी चीज़ें ठीक कर लेंगे तो आपकी वैल्यू एडिशन हो जाएगी, एंड देन मे बी यू कैन क्रिएट सम प्रोजेक्ट्स जिनको आप इम्प्रूव कर सकते हो. ठीक है. सो ये नहीं हो कि आप इसको समझें और जा कर के अप्लाई करना शुरू करें, आप कहें कि नहीं यार देयर सो मैनी हर्डल्स, हमने तो एक बड़ी रोज़ी पिक्चर देखी थी. वो रोज़ी पिक्चर डिफाइन होती है आहिस्ता आहिस्ता. जब बिज़नेस स्ट्रैटेजी बनाएगी तो लाजमन, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं जो बिज़नेस स्ट्रैटेजी बनाती है, तो शायद आपको ये समझ आना शुरू हो जाए कि शायद हमारा एचआर इसलिए वैल्यू नहीं रखता क्योंकि हम एचआर स्ट्रैटेजी नहीं बनाते. बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जहाँ पर बिज़नेस स्ट्रैटेजी बनती है, लेकिन वहाँ पर ये कहना यार हमारा एचआर इतना अच्छा नहीं काम करता. क्यों? क्योंकि दे डोंट नो स्ट्रैटेजी, या उस एचआर का इतना स्किल सेट नहीं है. तो वन ऑफ द वे यू हैव एडेड इन योर स्किल सेट दैट नाउ यू कैन अंडरस्टैंड इट. ठीक है. ओके जी. सो ज़्यादातर कंपनीज़ में एचआर का रोल क्या है? जो ट्रेडिशनल एचआर है वो क्या करते हैं, पॉलिसी पुलिसिंग कर रहे होते हैं. एचआर का रोल वॉचडॉग वाला होता है, कौन क्या कर रहा है, पॉलिटिक्स तो नहीं हो रही. पोस्ट मास्टर वाला रोल होता है, डंडा मास्टर वाला रोल होता है, कहीं पर पॉलिसी कंप्लायंस का रोल होता है, कहीं पर एचआर का रोल सिर्फ पेपर वर्क है, हायरिंग और फायरिंग में सिर्फ इन्वॉल्व होते हैं, या ब्यूरोक्रेटिक एस्पेक्ट ऑफ बेनिफिट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल पेरोल, फॉर एग्ज़ाम्पल इंक्रीज़ लग गया है अब तुम बस लगा दो. इस तरह की कामों में इन्वॉल्व होते हैं. उनको खुद भी नहीं पता होता कि इस बंदे को इंक्रीमेंट क्यों मिला और इस बंदे को क्यों नहीं मिला, या बोनस किस लिए मिल गया है फलां बंदे को, ये भी नहीं होता. सो दीज आर द फैक्ट्स ऑफ एचआर दीज डेज. एडमिनिस्ट्रेटिव कंपनसेशन डिसीजन मेड बाय अदर्स. ज़रूरी नहीं है कि एचआर उस कंपनसेशन डिसीजन में इन्वॉल्व भी हो रहा हो. हमें जहाँ हम बहुत सारी बातें सीख रहे हैं वहाँ पर एक बात ये भी सीखना ज़रूरी है कि देर आर सर्टन रियलिटीज़. फैक्ट्स तो हैं ना, हम उनको आंखें नहीं बंद कर सकते उनसे. अगर थोड़ा ज़्यादा एम्पावर्ड एचआर हो तो शायद वो रिक्रूटेंट को एंड टू एंड देख रहा हो, और अगर और ज़्यादा एम्पावर्ड एचआर होगा तो हो सकता है कि अगर एचआर ये कहते कि ये पर्सन नहीं हायर होना चाहिए फॉर सो एंड सो रीज़न, तो उसकी बात भी सुनी जाती हो, लाइन मैनेजर की बेस के ऊपर हायरिंग ना हो जाती हो. वरना बहुत दफ़ा बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा भी होता है कि लाइन मैनेजर कहता है इसको हायर कर लो, तो एचआर नो नहीं कह सकता. सो देर आर ऑल सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है. डिज़ाइन इनिशिएटिव टू इंक्रीज़ वर्क प्लेस डाइवर्सिटी हो सकता है बहुत सारी जगहों के ऊपर इस तरह से हो रहा हो, लेकिन एचआर एक्टिविटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के रियल वर्क कुछ और होता है और एचआर बस अपनी धुन में लगा हुआ होता है. लगता है ऐसा?
ऐसे हम एक डिस्कनेक्टेड हैं उससे। सो ये आप पढ़ लीजिएगा। सो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो HR का रोल इम्प्रूव करने की, दैट बिलोंग्स टू द CEO एंड द लाइन मैनेजर, ठीक है। क्योंकि गोल्स, बिजनेस गोल्स किसने डिफाइन करने हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि मैंने HR को कैसे इम्प्रूव करना है, ठीक है। इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन मे बी एज अ पर्सन यू मे हैव एक्सेस to the senior most hierarchy. So as a knowledge person now you can go and tell कि हम इस तरह से probably अपनी चीज़ों को improve कर सकते हैं. In a very large organization you may not have the access to the senior most manager, but at least you can improve your own roles. ठीक है, ये मैं इसलिए इस चीज़ को एज अ फैक्ट बता रही हूँ ताकि आप पढ़ने के बाद, वो बाज़ औक़ात होती है ना एक्सट्रीम स्पोर्ट्स जो होती है उसमें नीचे लिखा आ रहा होता है डोंट ट्राई एट होम। तो आई वांट टू रेज दिस कंसर्न कि ये ना हो कि आप लोग दिल हार जाएं कि मेरे रोल में तो ये पॉसिबल नहीं है, तो पता नहीं हम क्या पढ़ के आ गए हैं। तो फैक्ट्स ऑफ लाइफ आर देयर आर ऑल सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देयर आर ऑल सॉर्ट ऑफ HR। फाइनेंशियल ऑफिसर, CFOs वगैरह जो कंपनी सेक्रेटरी वगैरह वो एंटायरली कॉर्पोरेट के हेड होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट बेस होते हैं, तो बहुत सी चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा क्लैश आ रहा होता है। वो लोग उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं लेकिन वो उनका अपना एक स्टाइल होता है ब्यूरोक्रेट्स का, और वो उस वजह से फिर ज़ाहिर बात है। आपने बताया था कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में आप? लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी। देखिए ब्यूरोक्रेसी में जो है ना दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्यूरोक्रेसी में क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है। जो ब्यूरोक्रेट्स हैं दे हैव कम फ्रॉम अ स्ट्रक्चर्ड माहौल, तो उनको हर चीज़ के लंबे प्रोसेस के साथ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करना, पॉलिसी बनी हुई हो, प्रोसेस बना हुआ हो, सब उस SOP को फॉलो कर रहे हो, पेपर वर्क स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और हर चीज़ जो है वो रिटन होनी चाहिए, ज़बानी कलामी कोई बात नहीं है। ये दीज आर द पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ ब्यूरोक्रेट, बट इफ़ टू मच ऑफ इट इज़ नेगेटिविटी, ठीक है। कि जो मैंने आपको कल भी एग्जांपल दी थी कि अगर फौरी तौर पर एक्शन लेना है तो फॉर्म फिल करने से ज़्यादा ज़रूरत एक्शन है। अब एक बंदा है, खुदा ना खास्ता उसका हाथ मशीन में आ गया है, लेकिन SOP लिखा हुआ है कि जो मशीन ऑपरेटर है वो मशीन बंद नहीं कर सकता, तब तक तो बंदा गया। सो डेलीगेशन ऑफ पावर जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर पेरोल फॉर एग्जांपल जो पर्सन रन करता है, पेरोल रन करने के लिए ज़रूरी है 4I प्रिंसिपल। मैंने बनाया है तो किसी और को उसको रिव्यू ज़रूर करना चाहिए, ठीक है ना। मेरे से गलती भी हो सकती है, मैं अगर कंप्लीटली मेरे ऊपर पेरोल होगा तो देर आर चांसेस ऑफ मिसमैनेजमेंट ऑफ द फंड्स एज वेल। सो 4I प्रिंसिपल इज़ इम्पॉर्टेंट, बट वो 4I प्रिंसिपल के बाद ये हो कि 4I के अलावा भी है, जब तक फ़लाँ से ओके नहीं आएगा तब तक तुम पेरोल रन नहीं कर सकते, दैट्स रॉन्ग। 4I प्रिंसिपल ये कि अगर मैंने बनाया है तो देर इज़ समवन मेकर चेकर, so I am a maker, there is another person is a checker, so that there is less chances of errors, ठीक है। चाहे वो मैनुअल सिस्टम हो या चाहे वो सॉफ्टवेयर के थ्रू हो। अब होता क्या है, अगर तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 4I प्रिंसिपल अप्लाई कर दिया तो देर इज़ अ सेट डेट वेयर द पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू रन द पेरोल हैज़ द चार्ज टू रन द पेरोल एटलीस्ट, ठीक है। देन देर आर द सीनियर मेंबर्स हु रिलीज द फंड्स, ठीक है। और उस रिलीज़ ऑफ फंड का एक प्रोसेस है। सो रिलीज़ ऑफ फंड का एक अलहदा प्रोसेस है, पेरोल का अलहदा प्रोसेस है। अगर पेरोल का ही प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा तो रिलीज़ ऑफ फंड कैसे होगा? तो रिलीज़ ऑफ फंड को जो है वो एक सीनियर मैनेजमेंट हैंडल करती है और पेरोल को 1 2 3 4 बंदों की टीम हैंडल करती है, ठीक है। फ़र्ज़ करें किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता और वो ये कहे कि मैंने स्ट्रेटेजिक HR बनाना है, नो डजंट मेक सेंस। वो अभी बेसिक्स पर ही नहीं आए हैं, तो वो हमने लेवल्स पढ़े थे ना, तीसरे लेवल पर जाकर स्ट्रेटेजिक HR, जहाँ पर हम ब्यूरोक्रेसी वर्सेस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के एक्सपीरियंस की बात करें तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर प्रॉबली पॉलिसीज़ का इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम डिफरेंट है, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो HR बैठा हुआ है उसको प्रॉबली उन पॉलिसीज़ को रिव्यू करने की ज़रूरत है कि क्या इतना बड़ा, फॉर एग्जांपल बहुत ऑर्गेनाइजेशन ऐसी थी जहाँ पर इधर कि अगर इंटर्न भी रखना है तो जो टॉप मोस्ट हायरार्की ऑफ HR बैठा हुआ है वो साइन करेगा तो इंटर्न आएगा। दैट्स फजूल सा प्रोसेस बिल्कुल, क्योंकि उसके साइन से क्या हो जाएगा, इंटर्न तो आना ही है ना।
मैम हमारा अराउंड 18,000 एम्प्लॉयज़ की स्ट्रेंथ है। 18,000 स्ट्रेंथ है, अच्छा कॉर्पोरेट की अराउंड 180 कह रहे हैं आप, 200 ठीक है। स्ट्रेंथ है। तो उसको तो चार लोग, अभी 2 थे हमारे एम्प्लॉय रिलेशंस के लोग, उसको 18,000 और अराउंड 11,000 वो लोग हैं जो लिटरल है। मैंने फर्स्ट टाइम सोशल सिक्योरिटी कार्ड्स स्टार्ट करवाए थे, उससे पहले नहीं थे। ऐसे ही यूबीआई की भी रजिस्ट्रेशन नहीं थी, आइडिया ही नहीं था लोगों को कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं। और मैं 800 करवा के गया था, मेरी ट्रांसफ़र होगी तो वो वहीं के वहीं पड़े हैं। अच्छा देखिए, अब आपने ये बात बहुत अच्छी बताई है कि ये एक ऑपरेशनल एक्टिविटी है एचआर की। अब अगर आप शुरू हों कि भाई मैंने तो यहाँ पे स्ट्रेटेजिक एचआर इम्प्लीमेंट करना है, कैन यू डू दैट? नो, प्लेन ब्लैंक नो। बट व्हाट यू कैन डू, ये तो एक चीज़ समझने वाली है ना, व्हाट आई कैन डू, कि सोशल सिक्योरिटी और ईओबीआई फॉर एग्जांपल, अगर ये कंप्लायंस मैटर है तो हम ये इस्टेब्लिश करवाएं लेयर बाय लेयर कि ये कंप्लायंस इज़ इम्पोर्टेंट और इस कंप्लायंस का कॉस्ट पर इम्पैक्ट है। ऐसे ही। एक है अपेरेंट कॉस्ट जो आप हमेशा दे रहे हैं ईओबीआई की और सोशल सिक्योरिटी, और एक खुदा ना खास्ता किसी एक्सीडेंट की केस में है कॉस्ट। जब आप यहाँ से कवर कर रहे होते हैं तो यू कैन प्रोवाइड मोर बेनिफिट टू द एम्प्लॉयज़ विदाउट इनकरिंग एनी कॉस्ट एट ऑल। और ख़ास तौर से वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर मुझे मालूम है कि वहाँ पर बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, लॉस्ट टाइम इंजरीज काफ़ी सारी है। सो लॉस्ट टाइम इंजरी जो है इट्स अ कॉस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन। हम लाइफ इंश्योरेंस नहीं थी, मैंने वो स्टार्ट करवाई वर्कर्स की, लेकिन बहुत लेंथी। दूसरा ये भी चीज़ है कि आपकी लिंक्स बहुत मैटर करते हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था ना, मैंने जो डायरेक्टर पैसी था उससे मैं जब डायरेक्ट जाके मिलता था, उससे बात करता था, तब काम होता था। हाँ। अदरवाइज नॉर्मल आदमी जिसकी अप्रोच नहीं है वो तो ये चीज़ें कर भी नहीं सकता। अच्छा देखिए, अब आपने यहाँ पर अपने जॉब की तो स्ट्रैटेजी डिफाइन कर ली ना, दैट्स व्हाट यू कैन डू। लाइक ईओबीआई जो है 15 फॉर द फर्स्ट 15 डेज पेमेंट हो जानी चाहिए पिछले मंथ की, और जो हमारी जो पैसे है वो 30 डेज़ की, लेकिन मोस्टली वो 25 को कर देते हैं। लेकिन जब मैंने आया तो मैंने इनिशिएटिव लिया, वही आपकी 40 कॉल है स्ट्रैटेजिक एचआर थीम्स। तो उसमें ये कि मैंने अपने जो सबॉर्डिनेट थे उनको मैंने ये कहा कि अपने 10th ऑफ एवरी मंथ आपकी कट डाउन डेट है कि आपने चेक जमा करवा देना, खत्म करें और क्या, तो चेक जमा करा देना। अब वो उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि 3 दिन बाद प्रोसेस होना शुरू होता है। कैश दे दें तो वो एक ही दिन में होता है, लेकिन चेक जो है इररिस्पेक्टिव चेक, क्योंकि जो ईओबीआई का चेक है वो बैंक अल्फलाक है और पैसी का बैंक ऑफ पंजाब का है। तो हमारा जो चेक चलता है जो वो एमसीबी का चल रहा है, तो इट टेक्स 3 डेज। तो टिकट अब इंटीग्रेशन भी हो गई हुई है, मैंने ये थोड़ी एक्सटेंड हो रहा है, ये ईओबीआई इसकी डेट्स एक्सटेंड कर रहे हैं। और अब ईओबीआई आज मेरी मुलाकात हुई थी एडी के साथ, तो वो ये कह रहे हैं कि हम इसको, क्योंकि मैंने जो लेटर पढ़ा था वो 25,000 पे 6% ले रहे हैं, लेकिन वो अब 18,000 पे कर रहे हैं अब इसको, 18,000 और ये जुलाई से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अच्छा, उसमें ये कि मैंने ये बताया, मैंने अपने सबॉर्डिनेट्स हैं उनका कट डाउन डेट्स लगा दिए, और द हेड अकाउंटेबल, आई विल बी द हेड अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको शेयर कर दी, अकाउंटेबिलिटी मेरे साथ हो गई। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम खुद भी लर्न कर सकते हैं। जब आप कुछ चीज़ें पढ़ना शुरू करते हैं, चीज़ें समझना शुरू करते हैं, तो अपनी ही जॉब में कुछ चीज़ें स्ट्रैटेजिकली आप हैंडल करना चाहिए। दिस इज़ द बेसिक्स ऑफ नॉलेज। ज़रूरी नहीं है कि आप nth लेवल पे जा कर के अपने चेंजेस लाएं, आप अपने लेवल पर भी चेंजेस लाएं। जब तक नॉलेज नहीं होगी हम कुछ नहीं कर सकते। नॉलेज इज़ एन एसेट, ठीक है। ओके, सो एक चीज़ तो डिसाइड हो गई कि यू कैन नॉट डू दिस थिंग अलोन, यू नीड द टॉप मैनेजमेंट अग्रीमेंट टू इट, बट ऑफ कोर्स हैविंग द नॉलेज यू कैन चेंज योर जॉब, यू कैन चेंज योर आउटलुक। और कल आपने ये एक्सपीरियंस करके देखा है कि जब बिज़नेस के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो जो एच आर इज़ अ हैवी जॉब, HR इज़ अ रियली वेरी हैवी जॉब। तो आपको फिर मज़ा आने लगता है, बिज़नेस से लिंक करके आपको पता चलना शुरू हो जाता है। और कुछ नहीं तो आपको बहुत सारी अपनी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्लियर हो जाती हैं। व्हेन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द बिज़नेस यू विल ऑल्सो स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि मैं ये काम कर क्यों रहा हूँ। अगर आपको ये भी पता चल जाए ना कि वाई एम आई डूइंग दिस जॉब, तो आप उसमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हैं, ठीक है। सो डोंट फील कि मैं ये काम नहीं अगर कर सकता तो बस ये मेरा पढ़ा लिखा ज़ाया चला गया। पढ़ा लिखा ज़ाया नहीं जाता। सो ट्रेडिशनल HR से HR के SHRM की तरफ मूव करने के लिए ज़रूरी है कि HR एक्सपर्ट हो। यहीं पर ही HR मार खाता, ठीक है। अगर HR डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में लगा हुआ है तो वो एक्सपर्ट नहीं होता।
नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन जॉब्स एचआर में भी तो है ना, टाइम शीट मैनेजमेंट है, फाइलिंग है, ऑपरेशंस, रोज़ अटेंडेंस निकाली, एक्टिव एम्प्लॉय लिस्ट निकालनी एक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है, ठीक है, लीव मेंटेनेंस है, एक्सपेंस सबमिशन है, कितनी चीज़ें जो हैं वो ऐसी हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव का हिस्सा हैं. तो हाउ विल यू बिकम एक्सपर्ट इफ़ यू आर ओनली बिजी इन डूइंग द डे टू डे, ठीक है. चीज़ का फॉर्म है, हर चीज़ का एक फॉर्म है और उस फॉर्म के पीछे उसका एक पूरा फॉलो फॉलो अप है और 5 दफ़ा पूछना पड़ता है कि ये काम हुआ है कि नहीं. तो यू हैव टू फाइंड द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट, ठीक है. मैंने एक तरीका ये ढूंढा था कि ज़रूरी नहीं कि HRIS है हो, अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी कह लें कि IT नॉलेज है, मेक फ्रेंड विद योर IT पीपल, आस्क देम टू मेक अ शेयर पॉइंट फॉर यू, गेट योर वर्क डन हाफ. उसके लिए ना एक्सपेंस लगेगा ना कुछ लगेगा, दोस्ती काम आएगी और आप बहुत खुश रहेंगे, ठीक है. सो देर आर वेज ऑफ गेटिंग थिंग्स. ज़रूरी नहीं कि बहुत ही एक्सपेंसिव HRIS सिस्टम लगा हुआ, ठीक है. और ज़्यादा तरीका आसान करने का है कि अपने लाइन मैनेजर से बात करें और कहते हैं कि हम एक चेंज लाना चाह रहे हैं कि जिसने अप्लाई करना है लीव के लिए, एक्सपेंस के लिए, तो क्या ज़रूरत है इतना लंबा हमने फॉर्म बनाया हुआ है, ये है वो है. हम ऐसा करते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उनके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कहते हैं उनसे कि आप हमें एक ऐप बना दें, पेड बनाएं, बट मुफ्त काम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. प्लीज़ किसी से कोई मुफ्त काम ना लिया करें, ठीक है. और वो सस्ती बनेगी ऑब्वियसली एज़ कम्पेयर टू एनी अदर वे. एंड देन गेट योर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑटोमेटेड वन वे और दी अदर. ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ पेपर पर हो. अगर एक्सेल यूज़ कर रहे हैं तो उसको IT वाले से कह करके लिंक करा ले. अगर ख़ुद नहीं करना भी आता तो IT वाले से लिंक करके ऑटो अपडेट लगा ले, ताकि आप लीवर जॉइनर्स रिपोर्ट खुद ना बनानी पड़े, बन के आ जाए. सो देयर आर मैनी शॉर्टकट्स ऑफ डूइंग इट. आप बता सकते हैं अपने लाइन मैनेजर को कि अगर मैं ये सारा दिन ये पेपर ना करूँ तो मैं आपके लिए ये एडिशनल काम भी कर सकता हूँ, तो मेरे से इस पेपर की जान छुड़ा दें. उस पेपर से जान छुड़ाने के लिए कुछ बीच में से तरीका निकाले. सो बिकम एन एक्सपर्ट ऑफ द जॉब दैट यू आर डूइंग. ऑटोमेट बेसिक HR ऑपरेशंस, एक्सपेंस मैनेजमेंट, लीव, अटेंडेंस, एक्टिव एम्प्लॉय लिस्ट, लीवर जॉइनर्स लिस्ट, सो मच टू डू. उस सबको ऑटोमेट करवाएं, ठीक है. ऑटोमेट ज़रूरी नहीं है कि बहुत महंगा HRIS ही लगाया जाए. अब मैंने एग्जांपल दिया, एक्सेल तो बहुत सारी जगहों पर यूज़ हो रही होती है, तो ऑटो अपडेटेड एक्सेल यूज़ की जा सकती है. सस्ते तरीके से शेयर पॉइंट्स यूज़ किए जा सकते हैं, ऐप्स बनवाई जा सकती हैं, वर्क फ्लोज बनवाए जा सकते हैं. दीज आर नॉट एक्सपेंसिव HRIS, ठीक है. अगर ऑर्गेनाइजेशन अफोर्ड कर सकती है तो डेफिनेटली गो फॉर HRIS. वो आपके लिए काम जब रिड्यूस करेगा तो 25 लोग जो आपने रखे हुए उसकी जगह आप बेहतर काम ले सकेंगे 4-5 लोगों से. डेवलप द पीपल स्ट्रैटेजी. ये काम शायद आपके करने का नहीं है, लेकिन ये आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट के करने का है. बट यू कैन प्रॉबली बाय उनसे पूछ सकते हैं कि हमारा क्या स्ट्रैटेजी क्या है पीपल की, हम किस तरह के लोग हायर करना चाहते हैं. ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रैटेजी एक बहुत ही खूबसूरत सी पावर पॉइंट की डिस्प्लेस में लगी हुई हो, ठीक है. आप बातचीत से भी बहुत ज़्यादा पता किया जा सकता है. डेलीगेट द रेपिटेटिव टास्क. ऐसा काम है जो कि हर दफ़ा बार बार होना है, उसको डेलीगेट कर दें. कोई एक पर्सन ऐसे बिठा दें जो वो ये काम कर सकता हो. एक्सपैंड फ्रॉम शॉर्ट टर्म टू मल्टीपल टर्म्स. ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ बस अभी और उस पर ही देखी जाए. देखें कि कौन सा काम है जो शॉर्ट टर्म के लिए ज़रूरी है, कौन सा काम मीडियम टर्म के लिए ज़रूरी है और कौन सा काम लॉन्ग टर्म के ज़रूरी है. एंड डू द सेम थिंग फॉर योर जॉब्स एज वेल. डोंट ओनली लुक फॉर के बड़े लेवल पर क्या चेंज लाना है, ऑल्सो लुक फॉर वॉट यू कैन चेंज फॉर योर ओन जॉब्स. Analytics and workforce metrics is the most important part of SHRM. Analytics, मैं आप सब लोगों को कहूँगी, if you really want to improve in your HR careers, learn analytics, HR analytics. ठीक है, identify करना. And there is so much to be to identify from the websites. बहुत है, बहुत कुछ है. You can learn a lot without a formal certification in it. There is no formal certification that you need to do in it, but there is so much that you can do. For example, turnover calculate करना. ओ भाई, Google is your दोस्त. जो दिल करे. बहुत कुछ है. एनालिटिक्स के ऊपर तो एक दुनिया मौजूद है. यूट्यूब के ऊपर बहुत ज़्यादा. मैं थोड़े से एनालिटिक्स आपको अभी बताऊँगी भी इसके अंदर. एंड देन ट्रांसफॉर्म HR प्रोसेसेस. अपने जो प्रोसेसेस आपके हैं उसके हिसाब से आप ये देखें कि मैं जो आज काम कर रहा हूँ, हाउ कैन आई रिड्यूस द नंबर ऑफ स्टेप्स इन इट. ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट.
फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपना कोई एक बनाया, बाज़ औक़ात आप अपने तौर पर भी एडिशनली अननेसेसरी काम स्टेप्स कर रहे होते हैं, रिड्यूस दैट स्टेप, वो तो आपके अपने हाथ में है, ठीक है। मेक स्पेस फॉर द वर्क। ब्रेक ले लेते हैं और फिर हम HR के फंक्शंस को कैसे स्ट्रेटेजिक HR में कन्वर्ट करते हैं हम उसके ऊपर बात करेंगे।